आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट एक कानून था जो ब्रिटिश सरकार मार्च 1919 में लाई थी। और इस कानून को किस संस्था ने पास किया था, यानी इस कानून को किस संस्था द्वारा निर्मित किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका मतलब है शाही विधान परिषद। शाही विधान परिषद क्या थी? ब्रिटिश भारत में, यानी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो उस समय कानून बनाने वाली संस्था थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसी संस्था ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया था, यानी रॉलेट एक्ट को बनाया था। और यह कानून बनाने के लिए सुझाव दिया था एक अंग्रेज जज सर सिडनी रॉलेट ने। मतलब एक अंग्रेज न्यायाधीश की सिफारिश पर इस कानून को लाया गया था। और उस अंग्रेज न्यायाधीश यानी अंग्रेज जज का नाम था सर सिडनी रॉलेट। इन्हीं के नाम पर इस एक्ट को, यानी इस कानून को हम लोग रॉलेट एक्ट भी कहते हैं। यानी रॉलेट एक्ट नाम किस वजह से पड़ा? जिन्होंने इस कानून को बनाने का सुझाव दिया था उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। इस वजह से कानून को कौन सा नाम दिया गया, या किस नाम से कानून को जाना गया? रॉलेट एक्ट के नाम से। देखिए, ये तो रॉलेट एक्ट क्या है, सामान्य नाम था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट को कौन सा आधिकारिक नाम दिया था? रॉलेट एक्ट को आधिकारिक तौर पर अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता था। मतलब ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों की सरकार ने रॉलेट एक्ट को कौन सा आधिकारिक नाम यानी सरकारी नाम दिया था? अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। ये क्या है? रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम। तो इस नाम से कानून आया था। और इस कानून को लाने के पीछे ब्रिटिश सरकार की मंशा यह थी, यानी ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह था इस कानून को लाने का, कि भारत में बढ़ रहे राष्ट्रवादी आंदोलन और राष्ट्रवादी विचारों को प्रतिबंधित किया जाए, यानी सीमित किया जाए। क्योंकि जिस समय यह कानून पास हुआ, यानी मार्च 1919 में, उस समय राष्ट्रवादी विचारधारा भारत में बहुत तीव्रता के साथ बढ़ रही थी, यानी बहुत तेजी से राष्ट्रवादी विचारधारा बढ़ रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे विकसित हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार भारत में बढ़ रहे राष्ट्रवादी विचारधारा को रोकने के लिए इस कानून को लाई थी। अब हम लोग देखते हैं कि रॉलेट एक्ट में क्या प्रावधान थे, यानी रॉलेट एक्ट में ऐसी क्या बात कही गई थी जिसके वजह से रॉलेट एक्ट आज भी भारतीय इतिहास में दर्ज है। देखिए, इस कानून के तहत, किस कानून के तहत? रॉलेट कानून के तहत, यानी रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को केवल संदेह के आधार पर 2 वर्ष तक जेल में कैद किया जा सकता था। मतलब रॉलेट एक्ट में ऐसा प्रावधान था, ऐसी व्यवस्था की गई थी रॉलेट एक्ट में, यानी रॉलेट कानून में, कि सरकार, मतलब कौन सी सरकार? अंग्रेजों की सरकार, यानी ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को, मतलब यहाँ व्यक्ति का मतलब है भारतीय से, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये कानून भारतीय लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए, यानी भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने के लिए लाई थी। तो इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को केवल संदेह के आधार पर, यानी उस व्यक्ति ने वास्तव में अपराध किया है या नहीं, इससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं। यानी सरकार को केवल संदेह हो जाए कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, तो उस संदेह के आधार पर भी 2 वर्ष तक जेल में कैद करके किसी भी व्यक्ति को रख सकती थी। देखिए, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को रॉलेट एक्ट के तहत, यानी इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को कैद कर लिया गया, तो रॉलेट एक्ट के तहत कैद किए
गए व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। कहने का मतलब जो नागरिक न्यायालय था, जो नागरिक अदालत था, सामान्य अदालत था, उस अदालत में इन लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया जाता था। रॉलेट एक्ट के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय बनाया गया था। और उस न्यायालय में अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता तो वह व्यक्ति अगले न्यायालय में अपील नहीं कर सकता था। अच्छा देखिए, यहाँ जो हम बोले हैं अपील, इस अपील का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको किसी मामले में जिला न्यायालय में कोई सज़ा सुनाई गई। अगर आप उस फैसले से यानी जिला न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप आगे उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, यानी उस निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन रॉलेट एक्ट में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया था, ऐसा कोई भी अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया था। यानी रॉलेट एक्ट में के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता था तो वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकता था। और दूसरी बात, इस कानून में यह भी व्यवस्था थी कि अगर किसी व्यक्ति को दोषी साबित किया गया विशेष न्यायालय के द्वारा, तो यह भी बताने की ज़रूरत नहीं था उस व्यक्ति को कि उस व्यक्ति के खिलाफ क्या-क्या सबूत यानी क्या-क्या प्रूफ दिया गया है, क्या-क्या सबूत पेश किया गया है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति के खिलाफ किस व्यक्ति ने मामला दर्ज किया था। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो गिरफ्तार करते टाइम पुलिस को ये बताना होता है कि आपको किस अपराध के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है और आपके खिलाफ किस व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाया था और आपके खिलाफ क्या-क्या सबूत मिले यानी साक्ष्य हैं। लेकिन रॉलेट कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को सज़ा हो भी जाती थी, तब भी उस व्यक्ति को ये नहीं बताया जाता था कि उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप कौन लगाया सॉरी उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप किस व्यक्ति ने लगाया था। और दूसरी बात, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या-क्या सबूत कोर्ट में दिया गया यानी न्यायालय में दिया गया, वह भी व्यक्ति को नहीं बताया जाता था। कहने का मतलब है कि यह कानून भारतीय लोगों की स्वतंत्रता को, उनके अधिकार को सीमित करता था, उनके अधिकारों को छीनता था। इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादियों और आम भारतीयों ने यानी जो आम जनता थी, उन्होंने इस कानून का विरोध किया। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। किसे? रॉलेट एक्ट को। यानी महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा क्योंकि ये कानून नागरिकों के अधिकारों को छीनती थी और यह अलोकतांत्रिक थी। रॉलेट कानून के विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल की गई। यानी जो कारखाने थे और जो मजदूर लोग थे उसमें कार्य करने वाले, सभी लोगों ने क्या किया? हड़ताल का आयोजन किया। यानी वो लोग काम पे जाना बंद कर दिए। विभिन्न शहरों में रैलियां निकाली गईं और जुलूस निकाले गए और विभिन्न प्रकार से अलग-अलग क्षेत्रों में क्या हुआ? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए प्रदर्शन किया गया, सभाएं की गईं।